नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में, आज की इस जानकारी में हम प्रमुख रूप से इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र या हिंदी के कवि और जो लेखक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम प्रमुख रूप से ये पढ़ने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन है ये नहीं देखता कि आप कितने घंटे पढ़े, आप कितने दिन पढ़े। सिलेक्शन ये देखता है कि आपने पढ़ा क्या, आपने प्रमुख रूप से कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी जानकारियां आपने हासिल की पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, पेपर को क्रैक करने के लिए। इसी क्रम में प्रमुख रूप से हम 3-4 वीडियो बना चुके हैं इस चैनल के माध्यम से कि हिंदी आरपीएससी द्वारा हिंदी साहित्य में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है और जो अभी आई हुई है प्रेजेंट टाइम में, और जिसका जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो 7 जनवरी को होना प्रस्तावित है, और हिंदी के पेपर ही शीघ्र है वो आयोजित किए जाएंगे, चाहे जनवरी हो या फरवरी हो, क्योंकि ये परीक्षा पहले ही काफी डिले हो चुकी है और आयोग ये नहीं चाहेगा कि ये परीक्षा और अधिक है वो आगे जाए। परंतु हमें परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा कब भी हो, परीक्षा होनी तो है, जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, इससे हमें और अच्छा टाइम मिलता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी ये चीज है कि आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे, आपको खूब टाइम मिल सकेगा। इसी क्रम में मैं प्रमुख रूप से आपको काव्य शास्त्र के संबंध में और प्रमुख रूप से यूनिट 4 और 5, जिसमें प्रमुख रूप से जो किताबें आपके है जैसे गोदान है या अन्य जो किताबें हैं, मोहन राकेश का आधे अधूरे है, जो भी है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम उस इम्पोर्टेंट किताब की, उस इम्पोर्टेंट आलोचक की बात करेंगे जो आपने क्या पता कितनी बार पढ़ा होगा। हमारे हिंदी में कॉलेज में प्रमुख रूप से इस चीज को यह माना जाता है कि एक हिंदी का ऐसा आलोचक हुआ, एक हिंदी का ऐसा विद्वान हुआ जिन्होंने सभी जगह अपनी नजर है वो पसार करके उसको देखा है, उसकी मान्यताओं को खंडित करने वाला न के बराबर हुआ है, और उस व्यक्ति का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोनों प्रश्न पत्रों की बात करूं तो प्रमुख रूप से इस विद्वान अकेले से 10 से 15 और ज्यादा से ज्यादा भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न आपको प्रमुख रूप से सिलेक्शन दिलवाते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप भी सही करोगे, कम तैयारी करता है वो भी सही करेगा, परंतु जो कठिन क्वेश्चन है, जो डेफिनेशन के आते हैं, जो कोटेशन के जो प्रश्न आते हैं, जो वक्तव्य के आते हैं, उनकी किसने बात कही, और रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुख रूप से, चाहे आप आदिकाल की बात करें, चाहे आप भक्ति काल की बात करें, चाहे आप कबीर की बात करें, चाहे आप रीति काल की बात करें, चाहे आधुनिक काल की बात करें, हर जगह अपनी नजर को पसार करके उसने अपना व्यू, अपनी एक मान्यता है उसको स्थापित करने का प्रयास है वो किया है। इसी क्रम में मैं प्रमुख रूप से प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो विवेक शंकर जी की मानता हूं, और मैं उन्होंने प्रमुख रूप से जब पुस्तकें छापी, मुझे नहीं पता कितनी साल हो चुकी हैं, परंतु जब मैंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा, देखा और उसको अपना नजरिया उसमें डालने का प्रयास किया, तो प्रमुख रूप से उनकी एक पुस्तक है जो प्रमुख रूप से हम देखेंगे, देखिए आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल विचार कोश, साहित्य इतिहास, यानी साहित्य के इतिहास में चाहे आदिकाल हो, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे वो रीति काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, इसमें उन्होंने क्या प्रमुख दिया और परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है, चिंतामणि भाग 1, 2, 3 के नाम से। त्रिवेणी ये भी इनकी रचना। रस मीमांसा, रस के बारे में भी इन्होंने एक अपनी पुस्तक या एक व्यू देखा है। भ्रमर गीत सार जो सूरदास है। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका, यानी देखिए हिंदी की इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, कहा भी जाता है सूर्य शशि तुलसी रवि उड़गन के सवदास और कवि खंगोत है, यानी कि प्रमुख रूप से क्या है कि सूरदास, तुलसीदास और केशवदास को आपने देख लिया तो आप कोई मुख्य कवियों को देखने की आपको जरूरत है वो नहीं। तो प्रमुख रूप से इन्होंने क्या ले लिया, चाहे आदिकाल हो, क्योंकि आदिकाल पे भी रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को दोहरा नामकरण दिया है, और चाहे वो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया हो,
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया हो, चाहे रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया हो। इन्होंने आदिकाल को विवादा शब्द काल माना है। विवाद सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से कहां पे रहे हैं, जो आपके आदिकाल हैं उसमें रहे हैं, और प्रमुख रूप से इन्होंने प्रमुख रूप से, और मैं आप बता दूं आपको, ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। यह कथन किसका है? मैं आपसे पूछता हूं, ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, राम कुमार वर्मा का है, या मैं कहूं इनमें से कोई नहीं? यही बात मैं यहां पर रखता हूं। 3 जो ये मेरे हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत वैसे विचारक हैं पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक है, जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं कथन है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसकी है? मैंने 4 प्रश्न है वो इसमें रखे हैं, और चारों ही प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। 2016 में, 2021 में जो प्रमुख रूप से परीक्षा हुई, पहले भी परीक्षा हुई है, हर में प्रमुख रूप से रामचंद्र शुक्ल से 10 से अधिक प्रमुख रूप से सीधे रूप से या घुमा फिरा के ये प्रश्न है वो पूछे गए हैं। और इनकी जो मान्यताएं हैं, इनकी जो कोटेशन है, इन्होंने जो क्या माना वो प्रमुख रूप से बताने का प्रयास किया। और ये तो मैंने केवल कोटेशन की बात की है। ये किताब आपको कम से कम 20 से ऊपर क्वेश्चनों को सही करवा सकती है। देखिए इसमें ये पुस्तक जो है, हमारे जो यशस्वी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने इनको सम्मानित भी किया है, इस पुस्तक के लिए नहीं, इनके लेखन कार्य के लिए। इसलिए प्रमुख रूप से आप इनको एक प्रमाणिक है वो माने सकते हैं। ये लिखी है विनय कुमार और डॉक्टर विवेक शंकर। ये प्रमुख रूप से एनटीए यूजीसी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, वीणा प्रकाशन कोटा से ये छपी है, और जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, विवेक शंकर जी भी कोटा में ही राजकीय कला महाविद्यालय में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल है, उनका परिचय बता करके चिंतामणि के बारे में बताया गया है। त्रिवेणी, इनकी जो सूर तुलसी, त्रिवेणी कौन है? 3 जो धाराएं हैं, देखिए सूर, तुलसी और जायसी, तीनों के बारे में बताया गया है। भ्रमर गीत सार की भूमिका के बारे में, जायसी ग्रंथावली के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथावली के बारे में, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी के विचार। देखिए सारी चीजें देती है, और क्या चाहिए आपको? इन्होंने प्रमुख रूप से ऐसे नहीं छाप दी इस किताब को, प्रमुख रूप से इसके लिए इन्होंने काफी मंथन किया है। ये प्रमुख रूप से देखिए इनके पास, इन्होंने इस कोटेशन में लिखा है, जब आप पढ़ोगे भूमिका में, कि इन्होंने प्रमुख रूप से, आप जब रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ोगे तो आपके समझ से बाहर है। पहली बार पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इस किताब को पढ़ोगे तो आप शुक्ल जी को सारा को जान जाओगे। क्योंकि देखिए एक तो होता है अथाह भंडार, शुक्ल का इतिहास मेरे पास भी पढ़ा है, सबके पास रहता है, उसको लाना और किताबों में प्रमुख रूप से अलमारी की जो शोभा बढ़ाना, उसमें प्रमुख रूप से कोई काम की चीज नहीं है। आप उसमें से कितना ग्रहण करते हो वो चीज है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको किसी इतिहास ग्रंथ की जरूरत नहीं होती है। ये प्रमुख रूप से किताब आप ले सकते हैं, जो प्रमुख रूप से अमेजोन पे और वीणा प्रकाशन पे है। इसकी कीमत है वो 550 रुपए दिखाई गई है, आपको लेस 10-20% है वो मिल जाएगा। ठीक है, भूमिका में लिखा है कि किसी स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि इन्होंने खुद ने कहा है कि शुक्ल जी का इतिहास समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें। किताब उन्होंने केवल शुक्ल जी के इतिहास के बारे में लिखना शुरू करने का सोचा था, परंतु जब जब इनके विचार में मंथन होता गया और नए विचार आते गए तो उन्होंने शुक्ल को सारे को लेने का प्रयास है वो किया। देखिए आप जब प्रमुख रूप से चिंतामणि पढ़ते हो तो चिंतामणि से भी प्रश्न है वो आने की संभावना रहती है, इनके निबंधों से भी आने की संभावना रहती है। भ्रमर गीत आप जब पढ़ते हो तो यहाँ से भी प्रमुख रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न आने की संभावना रहती है। उसके बाद देखिए द्वितीय खंड में इन्होंने क्या किया है, शुक्ल जी का साहित्य इतिहास। शुक्ल जी ने साहित्य का इतिहास जो लिखा, जो भी 4 काल लिखे वो किस प्रकार से लिखे, क्या उन्होंने क्या भेद उपभेद किए, कौन से इसमें प्रमुख रूप से उन्होंने अन्य जो विद्वान है उनकी मान्यताओं को खंडित करते हुए लिखा, वो सारी चीजें हैं। और मैं बता दूं कि शुक्ल जी का जो इतिहास है उसी को प्रमुख रूप से प्रमाणिक पुस्तक मान करके जब आपत्तियां लगती है उसी को प्रमाणिक माना जाता है। तो शुक्ल जी का इतिहास इसमें सार रूप में आपको मिलेगा। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि और लेखक, यानी कि कौन कौन से कवि और लेखक है उनका परिचय है। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि लेखकों का वैशिष्ट एवं विशेषताएं क्या है। हिंदी साहित्य में रचनाएं एक दृष्टि में
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक जो है उनके मत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचनात्मक साहित्य क्या है, उसके बाद वस्तुनिष्ठ कोश और संदर्भ सहायक पुस्तकें प्रमुख रूप से है। और मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले हम चलेंगे तो शुक्ल जी का परिचयात्मक विवरण है, इसके बाद उनका जन्म मरण सब है, उसके बाद भ्रमरगीत सार का विवरण इसमें दिया है प्रमुख रूप से। इसमें आगे आप चलोगे तो आपको प्रमुख रूप से क्या मिलेगा, ये देखिए पारिभाषिक शब्द भी है, गाथा किसके कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। देखिए देसी भाषा किसे कहते हैं, पा लुई पा सरप्पा क्यों लगाते थे, महासुखवाद क्या होता है, वज्रयान शाखा क्या थी, नाद और बिंदु क्या है, संध्या क्या होती है, संध्या क्या प्रमुख रूप से इन्होंने मानी गई, जैसे संध्या इन्होंने नाथ पंथियों में इस पारिभाषिक शब्द का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना, ये प्रमुख रूप से है। ताप तापसी शाखा क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है, मलुक गत क्या है, हकीकत क्या है, इश्क हकीकी क्या है, इस हकीकी में इन्होंने कहा ईश्वर विषयक अथवा आध्यात्मिक प्रेम, इस हकीकी के सूफी काव्य में इस हकीकी की चर्चा आई है, वस्तुतः सूफियों की साधना का लक्ष्य इस इश्क हकीकी ही था, ये प्रमुख रूप से इन्होंने कहा है। नादी क्या है, गर्भा क्या है, ये प्रमुख रूप से इन्होंने कहा। फिर उसके बाद देखिए साहित्य इतिहास में बने स्थान व संबंध व्यक्ति, बालनाथ का टीला क्या है, ये सब उन्होंने देखिए ये हिस्ट्री को भी प्रमुख रूप से जोड़ने का प्रयास है वो करता है। देखिए हिंदी प्रचार प्रसार में कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं प्रेस काम करती है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि प्रमुख रूप से कौन कौन से विद्वान है वो काम कर रहे हैं और किया है, पत्र कौन कौन से थे प्राचीन और अब कौन कौन से छप रहे हैं, सारी चीजें इसमें है। इसके बाद देखिए इसमें अन्य सामान्य तथ्य है, इसमें प्रमुख रूप से आपको इतिहास के बारे में मिलेगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, देखिए यूजीसी नेट के प्रश्न हैं और इसमें आरपीएससी 2014 के प्रश्न हैं, देख सकते हैं आप, आरपीएससी 2021 के हैं आरपीएससी। इसके बाद आप देखोगे तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में वर्णित ग्रंथ और रचनाकार, यानी प्रमुख रूप से कौन कौन से ग्रंथ हैं और किन कौन इसने रचना के रूप में इन्होंने कौन से कवि या लेखक ने लिखा है। इसके बाद देखिए आपको और कुछ भी इसमें मिलेगा, आप जब अंत में जाओगे तो आपको कौन सा इतिहास किसने लिखा, रामायण किसने लिखी, रामायण की टीका किसने लिखी, प्रमुख रूप से आप इसको एक देखिए इसमें पेज हैं लगभग आप मान सकते हैं 650 के लगभग पेज हैं और प्रमुख रूप से ये किताब आपके लिए रामबाण या औषधि का काम करती है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने अपने मित्रता निबंध में लिखा है कि जिस प्रकार सच्चा मित्र एक औषधि के लिए होता है, एक दवाई के रूप में होता है, जिस प्रकार दवाई लेकर के किसी रोग को ठीक किया जा सकता है, मित्रता है या मित्र को देख करके किसी जो मित्र दूसरा है उसके रोग को, उसके निदान है वो हो सकता है, सच्चा मित्र वो औषधि के समान है। तो मैं ये मानता हूँ सच्ची पुस्तकें और अच्छी पुस्तकें भी एक औषधि के समान है, जो आपको एक परीक्षा रूपी, किसी भी परीक्षा को ले लीजिए, किसी भी परीक्षा रूपी की जो रोग है या बीमारी है उसको दूर करने का, तोड़ने का कार्य वो करते हैं। तो मैं प्रमुख रूप से सहायक आचार्य हिंदी की तैयारी करने वाले सभी जो अभ्यर्थी हैं, सभी जो सदस्य हैं, उनको ये पुस्तक खरीदने की सलाह देता हूं। वो आपका सविवेक है कि आप कहां तक उसको सही मानते हैं। आप प्रमुख रूप से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे गलत ठहराएंगे, आप मुझे यही मानेंगे कि सर ने जो हमें जानकारी दी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, और आप इस पुस्तक को आवश्यक रूप से खरीदें, आपको निश्चित रूप से सफलता है वो मिलेगी। आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं की। फिर भी आप प्रमुख रूप से मैं हिंदी के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि आप राजनीति विज्ञान के बारे में बताइए या हिस्ट्री के बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं कि जो ज्ञान किसी व्यक्ति के पास अधूरा होता है वो ज्ञान नहीं देना चाहिए। मैं हिंदी का एक स्टूडेंट हूँ, हिंदी का एक प्राध्यापक हूँ, हिंदी का एक टीचर हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति पूरी उम्र सीखता है, इसलिए वो स्टूडेंट तो है ही है। इसके अलावा उसका जो पैसा है, उसका जो पैशन है वो एक अलग चीज है। इसलिए मैं प्रमुख रूप से इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है, तभी आपको रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि आपको ये पुस्तक आवश्यक रूप से खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन पुस्तकों, ये सहायक जो सामग्री होती है या सहायक पुस्तकें होती है, ये प्रमुख रूप से आपको सफलता दिलाने के लिए काफी जरूरी होती है, आपको खरीदनी होती है। क्योंकि देखिए आप कोई भी चीज करते हो तो सहायक के रूप में मान सकते हो आप इसको, और मैं ये मानता हूं ये पुस्तक आप खरीद लेते हो, इसको पढ़ लेते हो तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो औरों के गलत होंगे, यानी कि ज्यादातर बच्चों के गलती होते हैं, वो आपके सही होंगे तो आपको डबल में लाना चाहिए, यानी कि प्रमुख रूप से 20 को 40 में मानना चाहिए, क्योंकि औरों के गलत होंगे, आपके सही होंगे, आप मेरिट में जाएंगे, मेरिट में जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको प्रमुख रूप से अच्छी लगी होगी, और फिर भी कुछ डाउट है पुस्तक खरीदने में और में,
तो आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वैसे सर के नंबर या सर जहाँ से ये प्रकाशित कराते हैं उसके नंबर मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप किताब है वो खरीद सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो प्रमुख रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना जो भी प्रश्न है या जो डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक जानकारी वो लोगों तक पहुंचे। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।